हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग यूनिट 1 नेटवर्क थ्योरी का यूनिट 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। यूनिट 1 में क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने चार्ज, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, एनर्जी, इन सब की बात करी। इनकी बात आगे भी करेंगे, बट जितना बेसिक रिक्वायरमेंट था वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 2 में आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर सुनते जाइएगा, हर चीज धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से मीडियम लेवल और एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है। और धीरे धीरे नेटवर्क थ्योरी आप सीख जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत आती है कि सर्किट को देख के अचानक से चीजें समझ नहीं आती, कहां से स्टार्ट करें। धीरे धीरे सब कुछ होगा। एक दिन आप मेरे साथ में बने रहिएगा, एक दिन आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में कामयाब होंगे, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 2 आज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फंडामेंटल एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुरू की 2-3 यूनिट जो है इसमें थ्योरेटिकल चीजें जो कि बहुत काम की है, आगे चल के न्यूमेरिकल अप्रोच में बहुत काम की रहेगी, ठीक है। चलिए फंडामेंटल एलिमेंट चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक समरी बताता हूं। थोड़ी देर के लिए आपके घर में अगर मैं बात करूं, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड कौन से हैं? जैसे कि मैं लोड की बात करूं, इलेक्ट्रिकल लोड LOAD लोड, आपके लाइक हो गया, फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, है ना, सीलिंग फैन हो गया, लाइट्स हो गई जितनी भी, ठीक है, लाइट्स हो गई, ये सारे के सारे हमारे क्या है? लोड है। तो ये क्या कर रहे हैं? लोड एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। ये लोड सारे के सारे क्या कर रहे हैं? आप तो इलेक्ट्रिसिटी खाते नहीं हो, आप तो क्या खाते हो? खाना खाते हो। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनके लिए खाना क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किसी ना किसी टाइप की एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये जब कंज्यूम करते हैं ना तो कुछ कुछ चीजें क्या होती है? गर्म भी होती है। जैसे छोटा बच्चा खाना खाता है ना, आप तो खाना बिगाड़ते नहीं होंगे। छोटा बच्चा क्या खाना खाता है और साथ साथ में बहुत सारा खाना इधर उधर गिरा देता है। इसका मतलब वो कुछ खाने का क्या कर देता है? लॉस कर देता है। कहीं आप तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं करना, है ना। खाना झूठा नहीं छोड़ना। ऐसा के ऐसा आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो भी क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते टाइम पे कुछ एनर्जी का क्या करते हैं? वेस्टेज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो वहां पर भी एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। चलिए अभी आएंगे हम लोग। तो ये असल में क्या है? लोड है। और इन लोड पे जो एनर्जी ये कंज्यूम करे वो कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। कहां से आ रही होगी? अब आप बोलेंगे सर हमारे नुक्कड़ पे जो ट्रांसफार्मर है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी। ऐसा नहीं है, ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता नहीं। उस ट्रांसफार्मर पे भी एनर्जी कहीं ना कहीं से आ रही होगी। तो वो एनर्जी आ रही होगी यहां से, हम ये बोल सकते हैं सोर्स। सोर्स मींस जनरेटिंग स्टेशंस, ठीक है। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन बोल सकते हैं कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो खाना है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कहां से आ रही है? अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कहां से आ रही है? एक जनरेटिंग प्लांट से आ रही होगी। तो इसका मतलब मैं अभी बहुत ज्यादा पावर सिस्टम की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ऐसा समझो कि ये सोर्स है जहां से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे बन रही है, और यहां लोड है जहां पे इसका कंजप्शन हो रहा होगा। अब देखिए इस बीच में जो रास्ता है, इस बीच में क्या है? जो रास्ता है, मतलब आपकी एनर्जी, कोई एक एनर्जी है पर्टिकुलर, मैं एनर्जी की टर्म में बात कर रहा हूं, है ना। कोई एनर्जी है वो यहां सोर्स लगाकर लोड तक जा रही है। अब ये एनर्जी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? कुछ एनर्जी तो क्या हो रही है? स्टोर हो जा रही है ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कुछ एनर्जी तो क्या हो रही है? एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड। कुछ एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर्ड हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या क्या है ना, कुछ एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। और कुछ एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी का लॉस हो रहा है, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, ठीक है। कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कुछ एनर्जी का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपका एनर्जी स्टोर हो रहा है, ये 2 टाइप में स्टोर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल की भाषा में हम 2 तरीके से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है, मैं पूरा नाम लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। इसको सिंपली हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी कौन सी कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इनका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं EME,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां से यहां तक जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ एनर्जी स्टोरेज फॉर्म में जा रही है और कुछ एनर्जी लॉस फॉर्म में जा रही है। तो स्टोरेज फॉर्म में भी दो कैटेगरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आ रहे हैं हम लोग, पॉइंट पे आ रहे हैं ना, किस चीज का वेट कर रहे हैं उस पे आ रहे हैं हम लोग। चलिए, तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना, तो मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहा है। अदरवाइज अगर पावर सिस्टम या फिर ईएमएफटी वगैरह पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में जाओगे। अभी हम लोग नेटवर्क की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, एक तरह का हाफ Li²। जो इंडक्टर है ना, आने वाले टाइम में जो मैं इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, तो ये जो इंडक्टर है कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा आपको वाइड जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं मशीन वाले सब्जेक्ट में दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप इतना समझिए कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर में स्टोर होती है और इन टर्म्स ऑफ द करंट के फॉर्म में होती है, हाफ Li²। ये आपने देखा होगा। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो हाफ CV², इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है ना, और कहां पे, कैपेसिटेंस के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो यहां पे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, और समटाइम्स इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया आपको? ठीक है, और यहां पे जो लॉस हो रहा है ना, लॉस की बात करें तो ये जो लॉस हो रहा है, तो लॉस किस फॉर्म में होगा, I²R के फॉर्म में होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो पावर है, आप तो एनर्जी की बात करो, टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज पावर इनटू टाइम, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, I²R के लॉस में, और स्टोरेज जो हो रहा है हाफ Li² हाफ CV²। इसका मतलब आप देखिए, हम लोग आगे चल के जब पावर सिस्टम में, और आप में से भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे पावर सिस्टम का, तो आपको ये पता होगा कि ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है इसको हम मॉडल्ड जब करते हैं तो R, L और C, जिसमें हम लोग नॉमिनल पाई, नॉमिनल T और इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉडलिंग करेंगे। तो मॉडलिंग भी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिए कि आपका, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। तो यहां पे जो फंडामेंटल एलिमेंट है, सोर्स से लगाकर लोड तक जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, लॉस एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इनमें भी आप देखेंगे, ये फॉर्मूले देखेंगे, हाफ Li², हाफ CV² I²R, तो इनमें एक एक आपको ये फंडामेंटल एलिमेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स कौन सा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो पूरा जो एनर्जी है वो आपका किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो RLC क्या है, एक तरह के फंडामेंटल एलिमेंट्स है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट को नोट या किसी भी चीज को मॉडल करने के लिए हमें RLC, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, किसी भी चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्म में ही हम लोग कर सकते हैं। आपने कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पर भी हम लोग मैकेनिकल सिस्टम को जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो भी हम लोग RLC सर्क्यूट का ही हेल्प लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, ये हमारे फंडामेंटल एलिमेंट है। और ये जो यूनिट है हमारी, कौन सी यूनिट है, यूनिट 2 फंडामेंटल एलिमेंट्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, फिर हम इंडक्टेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे एक एक करके। तो रेजिस्टेंस में सारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, कहां से क्या आया है, इसके क्या क्या फॉर्मूले, सब कुछ पढ़ेंगे। और फिर इंडक्टेंस में सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, इसमें पावर, एनर्जी सब कुछ पढ़ेंगे। इंडक्टेंस पढ़ेंगे तो उसका भी पावर, एनर्जी सब कुछ पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे, पावर, एनर्जी, उसका यूटिलिटी, एप्लीकेशन सब कुछ पढ़ेंगे। जब तीनों कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि देखिए आगे चल के हम लोग सर्क्यूट जब सॉल्व करेंगे तो सर्क्यूट में RLC तो लगा रहेगा, तो हमें सबसे पहले इन तीनों के बारे में तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, तब तो हम सर्क्यूट सॉल्व करेंगे, है ना। नहीं तो डे 1 से पता चले यहाँ स्टार्ट कर दिया नेटवर्क थ्योरी पढ़ाना और सर्क्यूट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वो तो कर लोगे आज नहीं तो कल, बट वहां सर्क्यूट में जो एलिमेंट लगे हैं उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई आपको, ये बहुत काम की चीज है, पावर सिस्टम वगैरह में बहुत हेल्प मिलती है इन चीजों से। एक थोड़ा सा क्या होता है ना, एक आपका दिमाग खुलता है, आपको जो दिमाग में जो बोल सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन होता है जहां पर अगर कुछ अच्छा ज्ञान चले जाए ना तो थोड़ा एक्सप्लोड करता है, तो थोड़ा दिमाग खुलेगा, ब्रॉड तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे, है ना, नैरो माइंडेड नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये एक पर्सन का सरनेम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा नाम है, इनका पूरा पूरा हिस्ट्री है, उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा लेक्चर के एंड में। ठीक है, थोड़ा सा एक कटिंग आपको बता दूंगा, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनकी जीवनी के बारे में जानने की जरूरत नहीं, उनने क्या काम किया है उसके बारे में आपको जानना ज्यादा जरूरी है। चलिए ओम्स लॉ पढ़ते हैं। अब देखिए, ये ओम्स लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि बहुत सारी जगह मैंने देखा है ओम्स लॉ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। नेटवर्क थ्योरी में ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया है कि नेटवर्क थ्योरी क्या है, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक स्पेशल केस है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इनका सबका जो भी नेटवर्क थ्योरी में पढ़ेंगे उनका सबका जो बेसिक रूट है वो कहां है, फील्ड थ्योरी में है, फील्ड इंटरप्रिटेशन। तो सेम जो ओम्स लॉ है वो आपका सर्किट थ्योरी में तो है ही है, जो कि सर्किट सॉल्विंग के लिए काम आएगा, बट इसका जो रूट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से है, वो उसका भी मैं फील्ड इंटरप्रिटेशन से ओम्स लॉ कैसे आता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ओम्स लॉ पढ़ते हैं। अब ओम्स ने क्या बोला, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया था, थोड़े एक दो लेक्चर पहले मैंने इस तरह का एक कंडक्टर बताया था आपको, एक तरह का कंडक्टर बताया था। तो ओम्स ने क्या बोला, एक तरह का लीनियर कंडक्टर लीजिए, और मैंने इसमें बताया था कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनका मूवमेंट अगर होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब कंडक्टर ये क्या है, एक तरह का कंडक्टर है, तो कंडक्टर को लेके भी बहुत सारे जो इनिशियल स्टेज पे भी नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे होंगे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कंडक्टर क्या होता है। नॉर्मली आपका अगर कोई कॉपर वायर है या फिर कोई एल्यूमिनियम का किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बना हुआ कोई भी एक वायर है, उसको भी हम लोग, एक पीस ऑफ वायर को भी हम लोग कंडक्टर ही बोलते हैं। और नॉर्मली कंडक्टर क्या होता है, ये पेन तो एकदम सिलेंड्रिकल नहीं होता है ना, अभी मार्कर होता तो वो एकदम सिलेंड्रिकल होता, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिलेंडर के जैसा मैं कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखूं, है ना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखूं तो इस कंडक्टर के, देखिए एक चीज बताता हूं, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन से तो इनका मूवमेंट होगा, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। इस करंट को एक अपोज करने वाली क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टेंस। तो देखिएगा इसको, इसका रिप्रेजेंटेशन में बार बार अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं देके सिंपली एक रेजिस्टेंस का नेचर बना देता हूं। ठीक है, रेजिस्टेंस का ये है आपका रेजिस्टेंस, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो एक तरह का लीनियर कंडक्टर था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट हो रहा था पास, है ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट हो रहा था, और उस करंट को अपोज करने वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया। तो सिमिलर इस कंडक्टर के इक्विवेलेंट हम लोगों ने एक तरह का ये रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, और इसके दो एंड है, ये टू एंड्स, इस कंडक्टर के दो एंड है, इसको ए और इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है, अब ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला कि इस कंडक्टर के अंदर, कौन सा कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर, लीनियर शब्द का ध्यान रखना है ना, लीनियर कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है, लीनियर कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी है ना, तो ये वोल्टेज हम लोग VAB बोल देते हैं, VAB दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब समझ में आया। अब देखिए क्या बोला ओम्स ने, ओम्स ने बोला द करंट, है ना, ओम्स ने क्या बोला, द करंट फ्लोइंग इनटू द लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और बाय आगे चल के हमने देखा कि ये जो टू एंड्स ऑफ द इस कंडक्टर को एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया, और इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस
वोल्टेज ड्रॉप का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का काम कर रहा है। तो इसको आगे चल के हमने VAB ना बोल के डायरेक्टली क्या बोल दिया, एक V वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है ना। बट ये V है क्या असल में? ये V असल में हमारा क्या है? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? I इज प्रोपोर्शनल टू V और क्या बोला साथ में ये भी बोला कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अभी स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा। ठीक है, ये बोलते टाइम पे ओम्स ने क्या बोला कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? शुड बी कांस्टेंट। ये मैं पूरा लिख देता हूं, टी से कंफ्यूज हो जाओगे। टी क्या है? टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अब कांस्टेंट रहेगा तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? I, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। उस कांस्टेंट को बोलते हैं 1/r, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, है ना। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 1/r है, 1/r इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और यहां से इसको थोड़ा इधर उधर करेंगे तो I इक्वल टू V/R, और R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब बहुत सारे लोग, चलो पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, है ना, उसके बाद इसका सेकेंड हिस्सा बताता हूं। चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, द करंट फ्लोइंग टू द लीनियर कंडक्टर, और ये लीनियर जो शब्द है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर कंडक्टर, इसका इंपॉर्टेंस अभी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, इन अ लीनियर कंडक्टर द करंट फ्लोइंग टू द लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, या फिर केप्ट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते सर हमने ओम्स लॉ ये नहीं पढ़ा है, I इज प्रोपोर्शनल टू V नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ठीक है, उसके हिसाब से भी आप देख लीजिए। उसके हिसाब से अगर देखें हम लोग, है ना, उसके जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से भी देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ रखा है। ठीक है, देखो तो सपोज करिए यहां पर ये एक तरह का आपका कंडक्टर है, एक तरह का कंडक्टर है जिसमें ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हम लोग ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये कहां से आ रहा है? आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना उसकी वजह से करंट आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा कौन रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हमको एक एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ी, जिसको हम EMF बोलते थे, जिसको वोल्टेज बोलते थे। ठीक है, तो सपोज करो इस करंट को फ्लो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सप्लाई बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज क्या है? V है ना। बैटरी बोल दे या वोल्टेज भी बोल दे, एक ही बात है। तो यहां पर V वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया, एक तरह का सप्लाई है, और इसके अक्रॉस हम लोगों ने इस कंडक्टर का, इस बैटरी से हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को ज्वाइंट कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहां पर सेम वाला वोल्टेज, अभी अगर यहां पर आइडियल तौर पे कुछ भी बीच में ड्रॉप नहीं हो तो सेम वोल्टेज भी यहां पर अपीयर करेगा, यही वोल्टेज यहां का पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ओम्स लॉ का रिलेशन V इज प्रोपोर्शनल टू I, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, बहुत सारी किताबों में V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिखा हुआ है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, बैटरी से हमारा वही बैटरी का वोल्टेज यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप का काम किया, तो हम ये बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस कंडक्टर के अंदर इसी वोल्टेज V से हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। और हमने यहां देखा कि इस करंट से ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बोला हमने V के टर्म में, और यहां पर सप्लाई की टर्म में बोला तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। देखने का नजरिया अलग अलग है, कोई सप्लाई साइड से देखता है, कोई कंडक्टर साइड से देखता है, बट बेसिकली ओम्स ने कंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि उनका मेन फोकस था टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिखा है, बट इस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली R इक्वल टू V/I होता है, ये चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा? R इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और R इक्वल टू यहां पर भी V/I ही रहेगा।
ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप डिस्कशन में मत जाइए, I is proportional to V या V is proportional to I, दो बहुत सारी किताबों में ये लिखा है, बहुत सारी किताबों में ये लिखा है, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे, देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। और असल में तो ओम्स लॉ ये है ही नहीं, क्योंकि ओम्स ने फील्ड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, फील्ड थ्योरी के हिसाब से पढ़ाया है, ठीक है, और बताया है। तो ओम्स लॉ का जो फील्ड इंटरप्रिटेशन वाला जो फॉर्मूला, वो भी मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो भी अभी इसी लेक्चर में या इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में मैं फील्ड इंटरप्रिटेशन का भी डिस्कस कर दूंगा। तो मोटा मोटी ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों एक्सप्लेनेशन अलग अलग किताबों में, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है, आपको सिंपली ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि लीनियरिटी का मतलब क्या है। अभी तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं थोड़ी देर के लिए कि जो आर है, रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस क्या है, वो वोल्टेज और करंट का एक तरह से रेशो है, ठीक है। लीनियर है, इसका मतलब है कि अगर 2 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी 2 टाइम्स से बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि अगर 4 वोल्ट है, मतलब ये बोल सकते हैं V = 4 है और करंट I = 2 है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय, मतलब ये बोल सकते हैं 4 / 2, दैट इज 2 ओम। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इस वोल्टेज में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर लीनियर रिलेशन है तो करंट में भी 2 टाइम्स होगा, करंट में मल्टीप्लाई 2 होगा, तो V कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और करंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। लीनियर का मतलब क्या है, वोल्टेज में मल्टीप्लाई किया तो करंट में मल्टीप्लाई होगा। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज रेजिस्टेंस अभी भी कितना है, 2 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज और करंट की जब वैल्यू बदल रही है, बट वो वैल्यू किस तरीके से बदलनी चाहिए, वो लीनियरिटी को फॉलो करे। लीनियरिटी का मतलब है अगर 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स उधर भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के रेशो पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और करंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। तो ये स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं। तो पूरा स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट के रेशो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके नोट्स के लिए मैंने पूरा लिख दिया है। चलिए, अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा और वहां से कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने ड्रॉ करी। थोड़ी देर के लिए मैं एक्सपेरिमेंट यहां पे कर देता हूं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पे किया, या चलो इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं, बाकी तो आपको पता ही होगा। तो सपोज करो ये आपका कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर यहां पे बना देते हैं सिंपली, ये आपका कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर। इस कंडक्टर का एक लेंथ होगा, इस कंडक्टर का क्या होगा, एक लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेडियस होगा, रेडियस आर, ठीक है, क्योंकि ये इधर से क्या दिखता है, सिलेंड्रिकल, मतलब सर्कल दिखता है एक तरह का। मान लीजिए सपोज करिए ये मेरे पास मार्कर होता, ठीक है, एक मार्कर होता मेरे पास, ये पेन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, एक तरह का पेन है, और पेन है तो ये इस साइड से कैसा नजर आ रहा है मुझे, टॉप व्यू। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो ये मुझे, या आप साइड से देख रहे हो तो साइड व्यू देखें तो एक तरह का सर्कल है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कितना इसमें से, इस वाले एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो कि कितना होगा, ये होगा πr², क्योंकि सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा वही क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सर्कल नजर आ रहा है ना, कोई भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, सर्कुलर होगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, πr² है। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, मतलब लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखिए एरिया में कंफ्यूज मत हो जाना, 2πrl एरिया भी होता है, 2πrl भी एक एरिया होता है, बट वो नहीं लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझ गए ना, ये वाला एरिया, ठीक है, कि इस एरिया से कितना करंट आपका पास हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग।
तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है कि लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया उससे क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके अगर लिखूंगा मैं तो ये प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो L/A। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, तो सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, ρ/A। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ρL/A। तो ये आपका रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो मैंने वोल्टेज और करंट की टर्म में बता दिया। ये है हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कंडक्टर का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ρL/A। और रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का बना है। अगर ये एल्यूमिनियम का बना होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर का बना होगा, कॉपर का बना होगा, किस भी मटेरियल का बना होगा तो मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टिविटी चेंज होती रहेगी। और आप स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, बहुत सारे सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की अलग अलग पूरी लिस्ट बनी हुई रहेगी, या 11th-12th में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी के बारे में। तो और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट उन महान साइंटिस्ट जिसने ओम्स लॉ दिया उनके नाम पे रखा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। चलो ओम तो होगी, ओम को ओम होने से पहले, ठीक है, देखिए इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले मिल गए आपको रेजिस्टेंस के, एक तो V/I की टर्म में, वोल्टेज और करंट की टर्म में, और दूसरा R = ρL/A की टर्म में, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इस रेजिस्टिविटी पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज करें जो रेजिस्टिविटी है ये ऐसा दिखे, ρ=RA/L, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट आपसे कोई पूछेगा रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। अभी लिख दूंगा। अब इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की तो कितनी होती, ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी। और ये एरिया है, एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और लेंथ क्या है, मीटर में होगी। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो असल में इसकी जो यूनिट होगी, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इसकी जो यूनिट होगी, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई सारे छोटे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसका एक और नाम लिख देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। अब जब इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो है वो एडीसी वगैरह में स्टैटिक, डायनामिक रेजिस्टेंस और ये बहुत अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस पढ़ते हैं। अभी हमारे नेटवर्क के हिसाब से यही हमारे काम के हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, रो को, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस चीज से निकाल देना है। बहुत सारे जो जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन, बहुत सारी इस एग्जाम में डायरेक्टली रेजिस्टिविटी की यूनिट आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलिए कंडक्टिविटी भी आपको बता देता हूं, यहां पे लगे हाथ। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो होती है 1/रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। और इस कंडक्टिविटी का अगर हम लोग यूनिट देखें, है ना, यूनिट देखें तो कितना हो जाएगा, 1/1 ओम मीटर क्या हो जाएगा यूनिट। और 1/ओम को क्या बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेंस पर मीटर, ठीक है, सीमेंस पर मीटर। तो इसका भी आप ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ρ होता है, और इसकी यूनिट 1/ओम मीटर, और इसको 1/ओम को क्या बोलते हैं, सीमेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या रहा आपका, ये रहा कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो लगभग हम लोगों ने सारे रिलेशन देख लिए यहां पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन वोल्टेज और करंट के फॉर्म में किस तरीके से होता है वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको मैं उठा के यहां ला देता हूं ताकि आपके नोट्स थोड़े से प्रॉपर बनेंगे, ठीक है।
इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो इसको उठा के मैं इस साइड में ला देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। और इसको उठा के हम लोग यहाँ कर देते हैं। चलिए, तो अब क्या हुआ, आपको लीनियरिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। लीनियरिटी का मतलब क्या था वो मैंने बता दिया आपको। रेजिस्टेंस का लीनियरिटी से वोल्टेज और करंट के रेशियो पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वो बता दिया। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिया है जिसकी यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए एक चीज छोटी सी और बता देता हूं। वैसे तो अभी ओम्स लॉ का जो पूरा जो डिस्कशन है रेजिस्टेंस का, अब रेजिस्टेंस का डिस्कशन चालू हो गया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और भी पावर एनर्जी सबकी बात करेंगे। बट इस लेक्चर में एक लास्ट चीज बता देता हूं, टेम्परेचर इफेक्ट। कि टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है। देखिए आपको यहां पर जान के हैरानी होगी, एक होता है कंडक्टर, है ना, कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, है ना। जैसे हम लोग एक कॉपर वायर के ऊपर, जो ऊपर रबड़ होता है ना, अपने घरों में देखा होगा, वायर है, उस एक वायर होता है, उसको जब छिलते तो अंदर नजर आता है ना कॉपर का, ऊपर जो वो लेयर है, रबर की जो लेयर है, वो क्या है, असल में इंसुलेशन है ना। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, बाकी पावर सिस्टम वगैरह में बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, इनको मैं एक ही हिस्से में लिख रख रहा हूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जानते होंगे थोड़ा बहुत आप। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की और रेजिस्टेंस की, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर की बात करूं तो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है इन केस ऑफ कंडक्टर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी अगर आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ना। और कैसे होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज, वैलेंस बैंड थ्योरी और पूरा आपने वो पढ़ा होगा ना, बैंड इधर से उधर जब शिफ्ट करते हैं, वैलेंस बैंड और ये सारा चीज, वो सब सेमीकंडक्टर में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक रिलेशन बता देता हूं आपको कंडक्टर के लिए, क्योंकि अभी हम लोग हमारा पूरा का पूरा फोकस कंडक्टर पे रहेगा, तो कंडक्टर के फॉर्म में बता देता हूं। सपोज करिए, कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं कि R1 रेजिस्टेंस है सपोज करो 10 ओम का, और ये टेम्परेचर T1 है 25 सेंटीग्रेड पे, तो बताइए R2 रेजिस्टेंस कितना होगा जब मैं टेम्परेचर कर दूं 75 सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर एक कोफिशिएंट होता है, एक्सपांशन कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं अल्फा, उसकी भी वैल्यू गिवन होती है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में भी आए हुए हैं 2-3 बार क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद होगा जो आपने 12th में पढ़ा होगा, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। अभी मैं प्लस लगा रहा हूं क्योंकि मैं कंडक्टर के लिए बता रहा हूं, तो यहां पे प्लस माइनस आता है एक्चुअलिटी, क्योंकि आप इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए भी लगा सकते हो, बट अभी मैं कंडक्टर के लिए बता रहा हूं, इस वजह से प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर R2 निकालेंगे, R1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है T2, यहां पे बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T1, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे रखाएगा, इससे आप वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए काम का है, क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1-2। तो टेम्परेचर की ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको चीजें नहीं जाना है कि ये क्यों हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज जब हो रहा है टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस, तो ये पूरा का पूरी थ्योरी आपको एडीसी में या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी जगह पे आपको पढ़ाया जाएगा। बट मेजोरिटी ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो आपको ज्यादातर ये ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाले सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट की बात हो गई। तो एट दिस नोट हमने क्या क्या सीख लिया,
हमने सीखा यूनिट 2 में फंडामेंटल एलिमेंट में ये सारा सोर्स और लोड वाला कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ के भी 2 वर्जन हम लोगों ने देख लिए जो अलग अलग स्टूडेंट पढ़ते हैं। मेजरली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूला पे होता है, ठीक है, उसके बारे में देखा हम लोगों ने। और उन फॉर्मूले से रिलेटेड रेजिस्टेंस का V/I करंट और वोल्टेज के फॉर्म में एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से जो फॉर्मूला आता है वो देखा, ठीक है। और ये जो रजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके बारे में देखा। फिर कंडक्टिविटी के बारे में देखा और फिर हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में देखा कि टेम्परेचर इफेक्ट क्या है। तो अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा सेम ओम्स लॉ को फील्ड थ्योरी से समझाने की कोशिश करूंगा कि फील्ड इंटरप्रिटेशन से, फील्ड से आपका ओम्स लॉ कैसा होता है वो बताऊंगा। साथ में ओम्स लॉ के लिमिटेशन, जो लीनियरिटी शब्द है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा कि उसको किस तरीके से अलग अलग सर्किट में यूज करते हैं हम लोग। तो अगला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम लोग लिमिटेशन देखेंगे ओम्स लॉ की, और साथ में फील्ड इंटरप्रिटेशन से ओम्स लॉ कैसे डिफाइन होता है वो देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।